जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर है आपके लिए एक विस्तृत विषय को लेकर के, जिस पर हम चर्चा करते हैं हर दिन। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के उस कॉन्टेस्ट के बारे में जिसको लेकर के हर भारतीय की नज़र इस समय भारतीय नौसेना के निर्णय पर टिकी हुई है। लेकिन इस टॉपिक पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि कल भारत का रक्षा बजट आया है और उस रक्षा बजट की खास बात ये रही है, खासकर अगर हम देखें उसे, तो भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर तवज्जो दी गई है। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा बजट आ चुका है, इसलिए लाजमी है कि भारतीय नौसेना आगे चल के कुछ बड़े निर्णय ले सकती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे भारतीय नौसेना के उस कंपटीशन के बारे में जिसके अंतर्गत भारतीय नौसेना को 26 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, जिनके प्रबल दावेदार राफेल एम और F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 हैं। हम जानेंगे कि भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स और पूर्व नौसेना के अधिकारी किसका पक्ष लेते हैं और प्रैक्टिकली कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए ज़्यादा सेंस बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर अपने तीसरे फेज के ट्रायल को कंप्लीट करके आ चुका है और अब बहुत मुमकिन है कि 15 अगस्त को वो भारतीय नौसेना में कमीशन भी कर दिया जाए। अब क्योंकि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत कमीशन हो जाएगा, तो उसके लिए फाइटर एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। और इसी पर निर्णय लेने के लिए भारतीय नौसेना की एक कमेटी दिन रात काम कर रही है और अलग अलग एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए भारतीय नौसेना की तरफ से अमेरिकन एम्बेसी और फ्रांस की एम्बेसी में एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा गया था, जिसमें ये कहा गया था दोनों देशों की एम्बेसीज से कि वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट्स को भेजें ताकि भारतीय नौसेना के इवैल्यूएशन प्रोसेस में उनको थोड़ी हेल्प हो सके। और इसी के मद्देनज़र अभी हाल ही में फ्रांस ने अपने राफेल का मरीन वेरिएंट यानी राफेल एम भारत में भेजा था और उसकी टेस्टिंग अभी कई दिनों से चल रही थी। यहाँ यूँ कह लें कि 29 जनवरी तक तकरीबन राफेल एम की टेस्टिंग भारत में की गई है, जो कि INS हंसा गोवा में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि INS हंसा गोवा में एक शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी है जहां पर राफेल एम की टेस्टिंग अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में की गई थी। और जहां तक हमारे पास इसका डेटा प्राप्त है, उस हिसाब से भारतीय नौसेना ये इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खुश है कि राफेल एम जितने भी ऑब्जेक्टिव थे भारतीय नौसेना की टेस्टिंग के, उन सब को बाखूबी उसने पूरा किया है। और इसी को लेकर के भारतीय नौसेना के बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इम्प्रेस हैं। लेकिन अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिरकार राफेल की टेस्टिंग तो हो चुकी है, फिर F-18 सुपर हॉर्नेट यहाँ पर कहाँ स्टैंड करता है। तो आपको बता दें कि राफेल के बाद F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 23 मार्च तक भारत पहुँचेगा। खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के भी इंटेंसिव जो ट्रायल्स हैं वो आयोजित किए जाएंगे भारतीय नौसेना के द्वारा और कुछ ऐसे कंडीशंस डेवलप की जाएंगी जिसके अंतर्गत उनका टेस्ट किया जाएगा ताकि ये जान सकें कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम में ज़्यादा कैपेबल कौन है। अगर हम बोइंग इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र आहूजा सर की बात माने, जो कि खुद एक पूर्व नौसैनिक रह चुके हैं, तो उनके हिसाब से F-18 सुपर हॉर्नेट के लिए बोइंग ने ऑलरेडी वो कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं जो किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए ज़रूरी होती हैं, जो कि खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सके। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट इतना खास है कि इसको फ्लाइट डेक से हैंगर तक ले जाने में या फ्लाइट डेक से बेसिकली हैंगर डेक तक ले जाने के लिए किसी प्रकार के इसमें पार्ट रिमूवल या मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट, उन्होंने राफेल की उस कमजोरी को टारगेट किया जिसको लेकर के हमेशा से राफेल पर सवाल उठते रहे, और वो था विंग फोल्डिंग मैकेनिज्म। आपको यहाँ पर हम एक रेफरेंस दे दें कि हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। दरअसल जिस समय INS विक्रांत की पहली तस्वीर सामने आई थी, तो लोगों ने उसके लिफ्ट पर सवाल उठाए थे कि उसकी लिफ्ट छोटी है, जिसके कारण जो एयरक्राफ्ट है उनको हैंगर तक नहीं लेके जाया जा सकता। और इसी चीज़ पर निशाना साधते हुए सुरेंद्र सर ने कहा कि F-18 सुपर हॉर्नेट के पास वह कैपेबिलिटी है जिसमें बिना इसके किसी पार्ट को रिमूव किए, बिना इसमें एडिशनल मॉडिफिकेशंस के, इसको आराम से जो एयरक्राफ्ट कैरियर का हैंगर है वहाँ तक ले जाया जा सकता है। आहूजा सर के बारे में बता दें कि तो ये पूर्व नेवी के टेस्ट पायलट रहे हैं और ये रियर एडमिरल के पोस्ट से रिटायर हुए थे, इसलिए ये इंडियन कैरियर्स को अच्छे से समझते हैं और इनका अनुभव जो है वो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन सिर्फ इनके अनुभव के आधार पर नेवी निर्णय नहीं करेगी। नेवी के कुछ अपने पैरामीटर्स हैं जिससे अभी F-18 सुपर हॉर्नेट को गुजरना पड़ेगा। दरअसल यहाँ पर इनके द्वारा एक और दावा किया गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के
जो स्की जंप ट्रायल किए गए थे उससे कुछ डेटा प्राप्त हुआ था और उन्हीं डेटा को इनका ये दावा है कि भारत को तत्काल तौर पर वो शेयर किया गया था और इंडियन नेवी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इस बात की पुष्टि बोइंग डिफेंस की वाइस प्रेसिडेंट एलेन गार्सिया के एक इंटरव्यू से हुआ, जहां पर उन्होंने ये बताया कि जो इंटेंसिव डेटा प्राप्त हुआ था टेस्टिंग के बाद वो भारत को सौंपा गया और भारत उससे काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि ये भारत के स्की जंप रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे थे। लेकिन अब आइए जान लेते हैं कि राफेल और F-18 सुपर हॉर्नेट में कौन ज़्यादा संभावना लेकर के आ रहा है जीतने की, और भारत के पूर्व जो पायलट हैं नेवी के और पूर्व जो अधिकारी हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी नज़र में कंपटीशन का विनर कौन हो सकता है, क्योंकि उनसे अच्छा ये चीज़ इस समय कोई नहीं बता सकता। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम बात करेंगे वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा सर की, जो कि काफ़ी लंबे समय तक भारतीय नौसेना को अपनी सर्विस दे चुके हैं। उनके हिसाब से जो इंडियन नेवी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो राफेल एम से पूरी हो रही हैं और राफेल एम का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो काफ़ी शानदार था। भारतीय नौसेना के जितने भी टेस्ट पायलट वहाँ पर मौजूद थे सब उसकी कैपेबिलिटी को वहाँ पर मान रहे थे। लेकिन ये निर्णय भारतीय नौसेना के लिए इतना आसान तब तक नहीं होगा जब तक F-18 सुपर हॉर्नेट के ट्रायल्स पूरे नहीं हो जाते, जो कि मार्च में आयोजित होना है, क्योंकि उनका ये मानना है कि F-18 बहुत ज़्यादा राफेल से पीछे नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार के उस निर्णय या नेवी के उस निर्णय की बात करें जिसमें उन्होंने कहा था कि एयरफोर्स और नेवी में एक ही प्रकार के फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाने चाहिए, तो फिर उस हिसाब से राफेल एम से अच्छा ऑप्शन भारतीय नौसेना के लिए कोई और नहीं हो सकता। एडमिरल सर का ये मानना है कि अगर आप एक ही प्रकार के दो एयरक्राफ्ट ले लेते हैं या नौसेना में आप उसको और एयरफोर्स में भी सर्विस में ले लेते हैं तो सबसे खास बात आपके पास ये रहेगी कि आपके पास कॉस्ट, लॉजिस्टिक और लाइफ साइकिल जो कॉस्ट है उसको मैनेज करने के लिए जो एक एज है वो आपके पास मौजूद रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी कम खर्चे में इनकी मेंटेनेंस और इनका रख रखाव किया जा सकेगा, बजाय इसके कि दो अलग अलग प्रकार के जो एयरक्राफ्ट है वो सर्विस में लिए जाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि राफेल का जो स्ट्राइक पैकेज है और राफेल की जो खासियतें हैं उनसे पहले ही भारत के पायलट वाकिफ हो चुके हैं और इंडिया स्पेसिफिक जो इन्हेंसमेंट्स राफेल को मिली हैं उससे भारत ने राफेल की ताकत को पहले ही बढ़ा के रखा है। क्योंकि अगर आप इनके स्ट्राइक पैकेज पर नज़र डालें तो ये जो जहाज़ है ये MBDA और स्कैल्प जैसे हथियारों से लैस होकर के आते हैं। इसके अलावा FME का जैसे मिसाइल्स का इंटीग्रेशन भी किया गया है, हैमर जैसे प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं और इसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है वो भी द बेस्ट है अपनी कैटेगरी में। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं वो ऑलरेडी इस पे मास्टर कर चुके हैं खुद को, और अगर भारतीय नौसेना लेती है तो सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि एडिशनल ट्रेनिंग का जो खर्चा है भारतीय नौसेना के लिए वो बच जाएगा। और अगर एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं तो इनके रख रखाव में भी भारतीय वायुसेना नौसेना की काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। और फ्रांस भी एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सकता है भारत में ताकि जो राफेल का रख रखाव है वो और ज़्यादा आसान किया जा सके, जैसा कि फ्रांस ने पहले भी कहा था। और भी कई रास्ते होंगे डिप्लोमेटिक तौर पर जो भारत और फ्रांस के बीच में खुलेंगे और यही कारण है कि भारतीय नौसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं वो लगातार राफेल एम का समर्थन करते हैं और उनके हिसाब से राफेल एम को ही इसमें सेलेक्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।